Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त चौधरी रमजान साहब हैं। सर, वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज़। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर। एज वी हैव सीन ऑलमोस्ट द अपोजिशन लीडर्स हैमरिंग स्पेशली द गवर्नमेंट। अगर देखा जाए कोई काम नहीं है, इतना टाइम हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? देखो, अपोजिशन जो है उनको अपोजिशन करनी है। आप कितना अच्छा काम करें वो तभी कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। आपने कभी देखा है कि अपोजिशन किसी अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं? ये तो है ही, ये तो चलता रहेगा। अपोजिशन का अपने रोटियां सेंकनी है, वो तो कर रहे हैं और हमारी सरकार अपने तौर पर काम कर रही है और उनको काम करना भी चाहिए। और इन हालात में भी, जबकि आपको पता है कि स्टेट जाने के बाद ये सरकार जो है ना, उनके इख्तियारात बहुत महदूद हो गए हैं। ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर। कुछ पावर्स एलजी के साहब है पास हैं, कुछ पावर्स के बेशतर पावर्स वो थोड़े से हमारे सरकार के पास, लेकिन इसके बावजूद भी जो काम उमर अब्दुल्ला वाली सरकार यहाँ पर करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो मैं समझता हूँ एक ठीक डगर से चल रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें और सुधार हो, लेकिन डिपेंड करता है कि लोगों के पास कितने इख्तियार हों। लोगों के पास कितने इख्तियार, लोग मीन्स कि जो लोगों ने मैंडेट दिया सरकार को अपनी खिदमत करने के लिए, वो सरकार जो है, जो उनके पास जो महदूद पावर्स हैं, वो उनको बराबर लाकर काम कर रही है। जहाँ पर मुश्किलात हैं कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं है, वहाँ पर मुखालिफ लोग जो हैं वो तो ज़रूर ये मामले उठाएंगे। लेकिन ये जो हुआ है, ये उन्हीं की बदौलत ये हुआ है जो हमसे सारा कुछ छीन लिया। एक साइड से अगर 370 को लेकर बात करें और स्टेटहुड, अभी हम देख नहीं रहे हैं स्टेटहुड, या जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं स्टेटहुड को लेकर, क्या कहना चाहिए? स्टेटहुड के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि ये कोई खैरात नहीं है, ये एक हमारा हक है। ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी जी, नेहरू जी, जो बड़े लीडर्स थे, और जो हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ाई की थी अंग्रेज़ों के साथ, वो किस लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, उनके खिलाफ क्या वो रूल करते थे यहाँ पर, वही तो लड़ाई थी ना। इसीलिए तो उन्होंने भगाया उनको। फिर 1947 में ये हमारा जो मुल्क जो है आज़ाद है, और इसका मुद्दा और मकसद यही था कि लोगों के पास पावर आ जाए, लोग अपनी सरकारें चुने, लोग जो सरकार बनेगी फिर वो लोगों की खिदमत करे। बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे महरूम किया गया है। जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, महरूम किया गया है। ना सिर्फ ये कि 370 हमसे छीना गया, हालांकि 370 उन्होंने हमसे उठाया, लेकिन बाकी रियासतों में 370 के ही जो और फॉर्म्स हैं, 370 A B C D E F G H तक है, वो तो उनको दे रहे हैं। आज भी बोडोज के साथ इनकी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो ऑफर कर रहे हैं उनको इसी तरीके के इख्तियार 370 वाले जो है, या जो 370 के जो सब ये सेक्शंस है उसके तहत, तो उनको, लेकिन और वो हालांकि वो डिमांड कर रहे हैं उनको कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, हम अपने फ्लैग, उस पर भी बात हो रही है। लेकिन क्यों नहीं पता है कि रियासत जम्मू कश्मीर से उन्होंने ये क्या उठा, उनको कौन सी तकलीफ थी इससे? We have seen the other story, like lots of investment when we talk about the private sector, especially from the center government. Do you believe that there is at least some settlement going on? देखिए जब 370 उठाया गया तो पार्लियामेंट में 2-3 चीज़ें उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा क्यों हम उठा रहे हैं। एक उठा है कि जम्मू कश्मीर एक पसमानदा स्टेट है, कोई यहाँ पर हालात की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता था, और उन्होंने यहाँ पर कहा जब हम 370 उठाएंगे तो डाउनलोड इन्वेस्टमेंट होगी मैसिव लेवल पर, लेकिन नहीं हो रही। थोड़ा सा कहीं 1-2% भी नहीं कोई अगर इन्वेस्टमेंट हुई, वो लुलू की जो एक वो शाख वो चाहते थे कि हम यहाँ पर करें, उसके अलावा क्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो माइग्रेंट्स हैं हमको वापस बसाएंगे, लेकिन इस सरकार ने ये किया जो माइग्रेंट्स हमारे हिंदू भाई, बजाय इसके कि वो यहाँ पर आए बसें
उन्होंने उनका जो ये था, ये जो यहाँ से गए थे उनकी एग्जाइल को उन्होंने परमानेंट किया। मार्केट जो बीजेपी सरकार थी, सिर्फ उनको याद आते हैं माइग्रेंट लोग, जब इलेक्शन होते हैं वो दिखाते हैं सारे कंट्री को, देखो जी इनके साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो लेकिन अमली तौर उन्होंने कुछ भी नहीं किया इनके लिए। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि हमें जब 370 उठाया कि हम यहाँ पर ये बेरोजगारी जो है इसको दूर करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, 1 लाख नौकरियां हम स्टेट सेक्टर में दे देंगे और 4 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर में हमें दे देंगे। हमने अभी तक नहीं देखा। जनता ये भी पूछ रही है कि सरकार जो आपकी है, आपने भी वादे किए थे नौकरी को लेकर। हाँ, हमने भी वादे किए थे, लेकिन आपके पास कहाँ पर है वो वसाइल है। धीरे धीरे अब हमारी सरकार जो है, जो पोस्ट हैं वो रेफर कर रहे हैं, पीएससी को भी रेफर कर रहे हैं, JKSSRB को रेफर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से अभी वो मैसिव वो क्या नाम एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर सके जिसकी हमारे लोगों को तवक्कात हैं। कैसे देखते हैं आप बंगाल के इलेक्शंस को, ये भी मैं जानना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला इसी हुकूमत में, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में ही इंशाल्लाह बेरोजगारों के लिए, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं इंशाल्लाह ताला, या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें भी पेशरफ्त होगी अच्छी तरीके से। बंगाल के इलेक्शन में जो मैंने अपने कुलीग्स के साथ सुना, बंगाल में इलेक्शन जो है कितना भी करेगी, इस वक्त दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, वहाँ ममता बनर्जी किसी सूरत पर सरकार बनाएगी। यानी ये मान के चले कि पल्ला भारी रहेगा ममता का। उधर ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी, केरला में भी। हाँ, 2 जगह पर आसाम में बराबर की टक्कर है और पुडुचेरी में बीजेपी का जोर है। तो इन 2 एक स्टेट और एक ये जो यूटी है उधर बीजेपी का जोर है, लेकिन ये 3 जगह जो है तमिलनाडु है और ये जो क्या नाम बंगाल है, केरला है, मैं समझता हूँ वहाँ पर अपोजिशन। फाइनल क्वेश्चन सर, ईरान और साथ ही साथ अमेरिका और अभी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग, और खासतौर पे पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीटिंग दिखाई है, मगर क्या लग रहा है आपको कि जो आउटपुट इस मीटिंग से आया है, बात कह रहे हैं कि नहीं बन पा रही है जो नेगोशिएशंस होनी चाहिए थी ऑन टेबल, और न्यूक्लियर को लेकर जिस तरीके से बात हुई है, कैसे देखते हैं अगर ये चीज़ अब आगे बढ़ी? आपको लगता है कि दोबारा से जंग होगी और उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली, साथ ही साथ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में भी इस पर? देखिए, सारे लोगों की नज़रें इस बात पर पड़ी हुई थी कि इन दोनों मुल्कों में जो बात चल रही है कामयाब हो, क्योंकि इसके साथ सारी दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। और ख़तरा ये भी था कि कहीं ना कहीं अगर इन दोनों में जंग छिड़ जाए, कहीं और कंट्रीज भी मत इसमें आए, क्योंकि उन्होंने अंदर से थ्रेटन भी इस सूरत में किया, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 भी मत हो जाए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसमें होगी, जो 2 वारिंग कंट्रीज थे वो पाकिस्तान ने जो इसमें वो मीडिएशन की, ये 2 मुल्क कम से कम एक स्टेज पर आए, ऑन टेबल आए। और जैसे कि ईरान वालों ने फिर अपना वो स्टेटमेंट में जारी किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ हुर्मुज़ की कैनाल और ये जो है ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में, ये 2 चीज़ें स्टिकिंग रही जिस पर ये। लेकिन अंदर अंदर से उन्होंने कहा कि हम टेक्निकल सतह पर ये बातचीत जारी रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि बातचीत फेल हो गई। ट्रम्प का बयान ये भी आया है चाइना को, अगर आप लोगों ने वेपन प्रोवाइड किए तो फिर आप भुगतिए। ट्रम्प क्या नहीं कहता है, वो दिन में 4 बार 4 स्टेटमेंट देता है और कंट्राडिक्टरी होता है एक दूसरे से। कल ही तो उसने ये तारीफ चाइना भी की कि इसमें भी उनका रोल था। अब चाइना पे वॉर भी किया है, चाइना को बोला अगर आपने वेपन प्रोवाइड किए फिर आप भुगतिए। मैंने वही कहा ना, वो क्या नहीं बोलता है, वो दिन में जो चाहे उसको तो वो उस तरीके से। क्या वॉर आगे कंटिन्यू होगी आपको लग रहा है फिर से? खुदा ना करे ऐसा कि हो कि वॉर कंटिन्यू, क्योंकि इससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बात करेंगे दुनिया पर सारी दुनिया के लोगों पर इसका असर हो जाएगा। तो आपने देखा कि चौधरी रमजान हमारे साथ, और खासतौर पर बातचीत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे ग्लोब को लेकर बात करें। एक साइड से जंग के मामला है, दूसरे साइड से बंगाल के इलेक्शंस है, मगर साथ साथ सरकार क्या कर रही वो भी आपने जाना। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।